हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो प्लासी के युद्ध हुआ था बंगाल में, उस युद्ध से पहले बंगाल की स्थिति कैसी थी, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि जब हमारी नेक्स्ट क्लास हो जिसमें कि हम प्लासी के युद्ध को पढ़ने वाले हैं कि उसके क्या कारण थे, क्या उसके परिणाम रहे। तो इससे पहले जो है हम प्लासी का युद्ध बंगाल में हुआ था, तो हमें ये पहले बंगाल की स्थिति, बंगाल की सिचुएशन का अच्छे से पता होना चाहिए कि बंगाल की स्थिति कैसी थी। तो इसके बारे में अच्छे से जब हमें पता होगा तभी हम जो है वहाँ पर हुए युद्ध के बारे में अच्छी प्रकार से जान पाएंगे। ओके, तो आई होप आपके लिए ये क्लास बहुत ही यूजफुल होगी, क्योंकि इस क्लास से जो आपको बंगाल का एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा, जहाँ पर हम प्लासी के युद्ध को, बहुत ही महत्वपूर्ण जो युद्ध है इतिहास में, उस युद्ध को हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में उस युद्ध को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि प्लासी के युद्ध से पहले बंगाल की स्थिति कैसी थी, यहाँ कौन कौन से राजा थे, उन्होंने क्या क्या काम किए, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं कि मुगल काल में मुगल प्रशासन में अनेक प्रांत बने हुए हैं, ये हमने पढ़ भी लिया था। और मुगल काल में प्रांतों को क्या बोला जाता था? सूबा। इसको मैंने आपको मुगल प्रशासन में डिटेल से करवाया हुआ है, जिसमें से बंगाल भी जो है वो एक प्रांत था। मुगल काल में बंगाल भी जो है वो एक प्रांत था। प्रत्येक प्रांत में सूबेदार होता था और दीवान होता था। ये भी हमने मुगल प्रशासन में बहुत अच्छी तरह से कर लिया था कि प्रांत का हेड जो था सबसे, उसको सूबेदार बोला जाता था, और जो प्रांत में जो है वित्त मंत्री या पैसे का डिपार्टमेंट जो संभालता था उसको दीवान बोला जाता था। तो ये हम पढ़ रहे हैं कि बंगाल भी एक प्रांत था मुगल काल में, और वहाँ पर भी सूबेदार और दीवान नियुक्त होते थे, उनकी नियुक्ति राजा ही करता था। मुगल कालीन जो बंगाल था, मतलब कि मुगल काल में जो बंगाल प्रांत था, उसमें हमारे आज के जो आधुनिक पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा, मतलब इन चारों को मिलाकर जो है वो बंगाल बना हुआ था मुगल काल में। अब इनको अलग अलग किया गया है आज़ादी के बाद, लेकिन उससे पहले जो मुगल काल में बंगाल था उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, ये इसमें सारे शामिल थे। इस पूरे इकट्ठे क्षेत्र को ही बंगाल का नाम दिया गया था। बंगाल का विभाजन आगे जो है आधुनिक भारतीय इतिहास में लॉर्ड कर्जन करता है 1905 में, जहां हम देखते हैं, जो कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल राज्य बना देता है दो। तो वो हम आगे आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको बता दें कि मुगल कालीन बंगाल में कौन कौन से राज्य शामिल थे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल में डच, अंग्रेज, फ्रांसीसियों ने व्यापारिक कोठियाँ या कारखाने स्थापित कर रखे थे, जिनमें जो हुगली नगर था वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। कि जो बंगाल में डच व्यापारी आए हुए थे, अंग्रेज व्यापारी आए हुए थे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी, जो तीनों कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई, तो इन्होंने जो है यहाँ पर बंगाल में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर रखी थी। कोठियों का मतलब अपने दफ्तर बना रखे थे, अपने ऑफिस बना रखे थे यहाँ पर इन्होंने व्यापार करने के लिए, जिसमें हुगली सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि हुगली जो है यहाँ पर बंदरगाह थी, और बंदरगाह से जो है बहुत ज़्यादा व्यापार होता था। तो 1651 में मुगल सम्राट कौन था? शाह शुजा। ध्यान रखिएगा, मुगल सम्राट शाह शुजा से अनुमति लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में हुगली में अपने प्रथम कारखाने की स्थापना की। कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है बंगाल में हुगली में अपने प्रथम कारखाने की स्थापना की, क्योंकि जो है कंपनी की स्थापना कब हो चुकी थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की? वो 1600 ईस्वी में हो चुकी थी। तो 1651 ईस्वी में जो है मुगल सम्राट शाह शुजा से अनुमति लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है बंगाल में हुगली में अपने प्रथम कारखाने की स्थापना की थी। 1707 में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। राज्य में चारों ओर अशांति व अराजकता का वातावरण उत्पन्न हो गया। ये हमने पीछे भी देख लिया था कि औरंगजेब पतन के लिए जिम्मेदार भी था, और औरंगजेब के बाद जो है मुगल साम्राज्य का पूरी तरह से पतन हो गया था। तो जब पतन होने लगा तो जो है राज्य में चारों तरफ अशांति फैल गई, अराजकता फैल गई, और जो छोटे छोटे राज्य थे वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे, जिनमें जो है एक बंगाल भी राज्य था, जो कि आगे चलकर स्वतंत्र हो जाता है मुगलों से, दिल्ली से। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं मुगल शासकों की तरफ,
कि 1700 ईस्वी में जो मुगल शासक औरंगजेब था, औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार किसको बनाया? अजीमुस्सान को। और बंगाल का दीवान किसको बनाया? मुर्शिद कुली खान को। ये अजीमुस्सान था, ये औरंगजेब का बेटा था। इसने अपने बेटे को बंगाल का सूबेदार मतलब प्रमुख बना दिया और बंगाल का दीवान जो पैसे का डिपार्टमेंट है वो किसको सौंप दिया? वो मुर्शिद कुली खान को। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मुर्शिद कुली खान, याद रखिएगा कि मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान किसने नियुक्त किया था? सबसे पहले तो औरंगजेब ने। बंगाल का सूबेदार राज दरबार से संबंधित होने के कारण ज़्यादातर दिल्ली में ही रहता था, अतः बंगाल की वास्तविक शक्ति मुर्शिद कुली खान के हाथ में ही थी। राज दरबार से संबंधित क्योंकि अजीमुस्सान औरंगजेब का बेटा था, तो इसलिए जो है ये लगभग दिल्ली में ही रहता था अपने पिताजी के पास। और बंगाल की जो वास्तविक शक्ति थी या बंगाल को संभालने का जो काम था वो ज़्यादातर कौन करता था? दीवान मुर्शिद कुली खान। तो ये याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खान जो है बंगाल से जुड़ा हुआ था, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आगे मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल, जो कि उस समय हमने देखा था ना कि उसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे उस समय के बंगाल में, तो बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया, मतलब प्रमुख नियुक्त कर दिया। पहले तो ये बंगाल का दीवान था औरंगजेब के समय, लेकिन औरंगजेब के बाद जब जैसे जैसे आगे राजा बदलते गए मुगल काल में, तो जब मुगल शासक फर्रुखसियर था तो उस समय जो है इसे बंगाल का क्या बना दिया गया? सूबेदार, मतलब बंगाल का प्रमुख किसको बना दिया गया? मुर्शिद कुली खान को। यह मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था, मतलब इसके बाद सूबेदारों की नियुक्ति करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि धीरे धीरे जो ये सूबेदार शक्तिशाली होते गए और ये मुगल राजा जो मुगल सम्राट था उससे आज़ाद होने लगे। इसके बाद बंगाल में वंशानुगत शासन की शुरुआत हो गई मुर्शिद कुली खान के बाद, क्योंकि इसके बाद इसका बेटा गद्दी पर बैठ गया। ऐसे करके इसके वंशज जो थे वो गद्दी पर बैठते गए, आगे जो है नियुक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो याद रखिएगा, औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान नियुक्त किया, लेकिन मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने जो है मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। अब हम आगे जो है मुर्शिद कुली खान के बारे में देखेंगे कि इसको जब बंगाल का सूबेदार या प्रमुख बनाया गया तो इसने यहाँ पर कौन कौन से कार्य किए और इसने यह कैसे शासन करता था। मुर्शिद कुली खान जो कि 1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक बंगाल का सूबेदार प्रमुख रहा। इसने छोटे जमींदारों के विरुद्ध कार्यवाही की और जागीर भूमि का एक बड़ा भाग खालसा भूमि कौन सी होती है? जो राजकीय भूमि, राज परिवार की भूमि होती है, राजकीय भूमि में परिवर्तित कर दिया। जागीर जो मैंने आपको पीछे बताया था, जागीर बोला जाता था भूमि के टुकड़े को। इसने बड़े जमींदारों से अच्छे संबंध बनाए रखे, क्योंकि बड़े जमींदार जो है कर वसूली एवं भुगतान की जिम्मेदारी लेते थे, इसलिए जो है इसके मुर्शिद कुली खान के बड़े जमींदारों से अच्छे संबंध थे और प्रशासनिक कार्यों में भी इसके जमींदार हेल्प करते थे। मुर्शिद कुली खान के विरुद्ध छोटे जमींदारों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि इसने जो है छोटे जमींदारों के विरुद्ध कार्यवाही की थी, उनके विरुद्ध मतलब जांच पड़ताल करवाई, तो छोटे जमींदारों ने इसके विरुद्ध विरोध कर दिया था, इसका विद्रोह कर दिया इसके खिलाफ। इन विद्रोहों को कम करने के लिए मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से बदलकर मुर्शिदाबाद बना ली। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बंगाल की पहले राजधानी कौन सी थी? मुर्शिदाबाद। लेकिन जब मुर्शिद कुली खान को यहाँ का सूबेदार या प्रमुख बनाया गया तो उसके बाद जो है इसने विद्रोहों को कम करने के लिए राजधानी जो वो ढाका से बदलकर क्या कर दी? मुर्शिदाबाद बना ली। मुर्शिद कुली खान ने किसानों को कृषि ऋण, तकावी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कृषि के लिए किसानों को ऋण दिया जाता था उसको तकावी ऋण बोला जाता था। याद रखिएगा, तकावी ऋण कौन सा होता है? तो कृषि से जुड़ा हुआ ऋण तकावी ऋण होता है। इसने किसानों को तकावी ऋण दिया तथा बंगाल में इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया। इस इजारेदारी व्यवस्था से किसानों के क्षण नहीं शोषण आएगा, शोषण में तेजी आई, लेकिन सरकारी खजाने में धन की मात्रा में वृद्धि हुई। किसानों का तो शोषण हुआ इजारेदारी व्यवस्था से और सरकारी खजाने में जो वो धन की मात्रा बढ़ गई। ये जो इजारेदारी व्यवस्था है, इस्तेमरारी बंदोबस्त है, महालवाड़ी है, इसको मैं कभी आपको आगे क्लास में करवाऊंगी, ऐसे यहाँ से समझाने से आपको समझ नहीं आएगा। कि 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने एक फरमान द्वारा मतलब कि एक आज्ञा पत्र जारी किया। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में जो है व्यापार करने की छूट दे दी गई।
इस फरमान द्वारा जो है रुपये वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया। मतलब कि मुगल सम्राट, ऐसी कहानी है, उसके बारे में बोला जाता है कि जो है मुगल सम्राट था, उसके राज्य में जो है एक अंग्रेज डॉक्टर आता है। तो मुगल सम्राट जो फर्रुखसियर था, ये कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित था और उस अंग्रेज डॉक्टर ने जो है इसकी इस बीमारी का इलाज कर दिया था। तो फर्रुखसियर खुश हो गया अंग्रेज़ों से, तो उसने जो है अंग्रेज़ों को उपहार स्वरूप जो है बंगाल में व्यापार करने की छूट दे दी, फ्री, कि तुम्हारा कोई टैक्स नहीं लगेगा व्यापार में, तुम बंगाल में व्यापार कर सकते हो, बस तुम जो है 1 साल में जितना पैसा मैं बोलूँ उतना जो है मुग़ल साम्राज्य में, मतलब दिल्ली में मुझे जमा करवा दो, बाकी आपको बंगाल में टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फरमान जारी किया फर्रुखसियर ने। अंग्रेज जो है वो इस विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया तो मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया, क्योंकि अंग्रेज बंगाल में व्यापार कर रहे थे बिना टैक्स के, और वहाँ का जो सूबेदार या प्रमुख कौन था, मुर्शिद कुली खान था। तो मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया और फर्रुखसियर द्वारा जो फरमान जारी किया गया था इसका बंगाल में स्वतंत्र प्रयोग करने की, नियंत्रित करने की कोशिश की। मतलब कि अंग्रेज़ों को विरोध किया, अंग्रेज़ों का उन्हें मना किया कि तुम जो है बिना टैक्स के बंगाल में व्यापार नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इसने जो है अंग्रेज़ों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की अपने शासनकाल में। मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र होने के बाद भी मुगल सम्राट के प्रति निष्ठा जताते हुए उन्हें वार्षिक कर और नजराना भेंट करता था। मुर्शिद कुली खान बंगाल का सूबेदार था, एक तरफ से ये स्वतंत्र ही था, लेकिन फिर भी जो है यह साल में जो है पूरे वर्ष में एक बार जो है मुगल सम्राट के यहाँ जाता था, उनका आदर सम्मान करता था, उनको वार्षिक कर पहुँचाता था बंगाल से, और उनको जो नजराना जो है भेंट बोला जाता था, भेंट या उपहार को नजराना बोला जाता था उस समय, तो नजराना भी बेचता था, क्योंकि मुगलों का विश्वास जो है अपने ऊपर बनाया रखना चाहता था। लेकिन वास्तव में जो है यह बंगाल में स्वतंत्र ही शासन कर रहा था। कौन? मुर्शिद कुली खान। अब आता है मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल का अगला शासक, कि 1727 में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है उसका दामाद शासक बनता है। कौन? शुजाउद्दीन। कब से लेकर कब तक? 1727 से लेकर 1739 तक। यह भी मुगल दरबार में राजस्व भेजता रहा, मतलब पूरे साल में टैक्स भेजता रहा और उपहार भेज देता था 1 साल में। लेकिन व्यवहार में यह पूर्णतः स्वतंत्र रहा, मतलब जैसे मुर्शिद कुली खान आज़ाद था वैसे ही यह भी आज़ाद था। शुजाउद्दीन के मुख्य प्रशासनिक सलाहकार कौन थे? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब किसके दरबार में जो है इसको सलाह देते थे प्रशासन चलाने में। तो R.A. रायन, आलमचंद जो कि वित्त मंत्री था इसका, जगत सेठ फतेहचंद ये साहूकार था, अलीवर्दी खान और हाजी अहमद खान। ये अलीवर्दी खान है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, आगे नाम आएगा इसका, कि जो अलीवर्दी खान कौन था, तो ये शुजाउद्दीन जो था उसके प्रशासन में हेल्प करता था, उसके दरबार में रहता था। शुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खान को 1739 ईस्वी में बिहार का नायब या नाजी, मतलब बिहार का प्रमुख घोषित कर दिया। इसके बाद शुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई। कि शुजाउद्दीन ने जो इसके दरबार में था अलीवर्दी खान, इसको 1739 में बिहार का नायब, क्योंकि उसमें बंगाल में बिहार और उड़ीसा शामिल थे, तो शुजाउद्दीन ने क्या किया कि अलीवर्दी खान को बिहार का नायब नियुक्त कर दिया, मतलब बिहार का प्रमुख, सारे बिहार की जिम्मेदारी किसको सौंप दी? अलीवर्दी खान को। तो अब शुजाउद्दीन के बाद अगला शासक कौन बना? सरफराज खान। इसकी उपाधि थी आलम उद्दौला हैदर जंग की उपाधि थी सरफराज खान की। तो यह शासक कब से कब तक रहा? ये 1739 से 1740 तक, मतलब 1 ही साल शासक रहा। यह एक अयोग्य शासक था। इसने मुगल दरबार में दिए जाने वाले राजस्व में कमी कर दी, मतलब बहुत कम राजस्व या बहुत कम टैक्स भेजता था मुगल दरबार में 1 साल में, और उपहार वगैरह तो भेजता ही नहीं था। अलीवर्दी खान ने हाजी अहमद खान और जगत सेठ की सहायता से, हाजी अहमद खान और जगत सेठ हमने ऊपर पढ़ा था कि ये शुजाउद्दीन के दरबार में थे सारे के सारे। तो अलीवर्दी खान जो है इन दोनों की सहायता से 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज खान को बुरी तरह से हरा दिया और खुद बंगाल में स्वतंत्र शासक करने लगा, स्वतंत्र रूप से गद्दी पर बैठ गया। तो पूछा जाता है कि बंगाल के शासक सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो इम्पोर्टेंट है, गिरिया का युद्ध हुआ इनके बीच। कब हुआ? 1740 में, जिसमें अलीवर्दी खान जीत गया और गद्दी पर बैठ गया, और सरफराज खान जो है वो बुरी तरह हार गया और युद्ध भूमि में ही मर गया था।
अब हम देखते हैं अलीवर्दी खान, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बंगाल का शासक, जिसने कि 1740 से 1756 ईस्वी तक शासन किया। कि इसके समय जो है बंगाल दिल्ली से पूरी तरह स्वतंत्र हो गया, मतलब कि मुग़ल शासकों से पूरी तरह स्वतंत्र हो गया। अब जो बंगाल के सूबेदार यहाँ पर जो रहते थे, मुख्य थे बंगाल के, वो ना तो मुग़ल शासकों को पूरे साल में टैक्स बेचते थे, ना ही उन्हें नजराना या कोई भेंट उपहार देते थे पूरे साल में। मतलब कि अब बंगाल पूरी तरह से आज़ाद हो गया दिल्ली से। किसके समय? अलीवर्दी खान के समय। अलीवर्दी खान ने शुरुआत में 2 करोड़ रुपए दिल्ली दरबार में भेंट के रूप में भेजे जब यह गद्दी पर नया नया बैठा था। इसके बाद इसने नजराना या भेंट भेजना बंद कर दिया। यह एक योग्य तथा शक्तिशाली शासक था। इसने अपने शासनकाल में भूमि सुधारों के साथ साथ व्यापार को भी बढ़ावा दिया। इसके अंग्रेजों के साथ भी अच्छे संबंध रहे। इसके शासनकाल में किसी भी यूरोपीय कंपनी ने बंगाल की राजनीति में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। मतलब व्यापार तो कर रहे थे अंग्रेज लोग, लेकिन जो है राजनीति में या प्रशासन में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। वो सिर्फ बंगाल को, जो नवाब था बंगाल का, वहाँ पर उपहार वगैरह भेजते रहते थे और उसकी बात मानते थे। हालांकि राज्य में कुछ विरोधी अवश्य ही षड्यंत्र रचते रहते थे। इसके शासनकाल के अंतिम दिनों में फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों ने बंगाल में जो कोलकाता शहर है और चंदरनगर जो नगर है, वहाँ की किलेबंदी, मतलब उन नगरों की घेराबंदी करनी शुरू कर दी, जिसका अलीवर्दी खान ने विरोध भी किया। इसने 1751 में मराठों से संधि कर ली। किसने? अलीवर्दी खान ने, जिसके तहत यह मराठों को 12 लाख रुपए सालाना चौथ या कर देता था। मतलब मराठे जो टैक्स लेते थे उसको चौथ बोला जाता था। तो ये मराठों को 12 लाख रुपए भेजता था 1 साल का। और उड़ीसा, जहाँ पर जो है मराठे रहते थे, तो मराठों को इस शर्त पर इसने उड़ीसा को सौंप दिया कि वे कभी बंगाल में प्रवेश नहीं करेंगे, कि उड़ीसा में आप आ जा सकते हो, मराठों को परमिशन दे दी उड़ीसा में आने की, लेकिन इस शर्त पर कि आप बंगाल में एंट्री नहीं करोगे। और 12 लाख रुपए जो ये वार्षिक भेजता था मराठों को, क्योंकि बंगाल और मराठों का जो हमला था वो बंगाल पर होता रहता था इसके समय। इसने कहीं ना कहीं जो है मराठों से भी संधि कर ली और अंग्रेजों से भी यह ज़्यादा नहीं उलझा। तो मतलब इसके शासनकाल में बंगाल की स्थिति टोटल कुल मिलाकर अच्छी थी। अलीवर्दी खान को 1748 में अफ़गानों के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। कि जब ये शासक था, ये गद्दी पर बैठा हुआ था बंगाल में, तो इसके समय जो है अफ़गानों का भी विद्रोह हुआ। अलीवर्दी खान का कोई पुत्र नहीं था, उसकी सिर्फ 3 बेटियां थीं। अपनी तीनों पुत्रियों में से जो सबसे छोटी पुत्री थी, उसके बेटे अर्थात अपने दोहते, जिसका नाम क्या था, सिराजुद्दौला, को उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मतलब इसने कहा कि मेरी जो सबसे छोटी बेटी है, उसका जो बेटा है वो मेरे मरने के बाद बंगाल की गद्दी पर बैठेगा। तो जिसका विरोध किसने किया? इसकी जो 2 पुत्रियां थी उसने किया, और जो उनके पति थे, जो इसके जो दामाद थे, उन्होंने किया। परिणाम स्वरूप बंगाल में विद्रोह और षड्यंत्र होने शुरू हो गए। इसका फायदा किसने उठाया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और बंगाल में अपने पैर जमा लिए। मतलब बंगाल में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो जो है विद्रोह या षड्यंत्र कब होने शुरू हुए? सिराजुद्दौला जब नवाब बनता है, उसके बाद जो है धीरे धीरे दरबार में षड्यंत्र होने लगे, क्योंकि इसकी बेटियां खुश नहीं थी। इसके जो 2 बेटियों से पुत्र उत्पन्न थे, मतलब इसके जो दूसरे दोहते थे, वो भी अलीवर्दी खान से खुश नहीं थी। तो जो है जगह जगह गुटबंदी होने लगी, दरबार में षड्यंत्र प्लानिंग होने लगी, जिसके कारण उसका फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने, और अंग्रेज़ों ने जो है अपनी स्थिति मजबूत कर ली बंगाल में। तो ये था अलीवर्दी खान का टाइम पीरियड। तो अलीवर्दी खान के बारे में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि अलीवर्दी खान ने जो यूरोपियन, मतलब की जो कंपनियां थी, यूरोपीय, अंग्रेजी, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी, डच, इनकी तुलना जो है मधुमक्खी से की, और कहा कि यदि इन मधुमक्खियों को छेड़ा ना जाए तो ये शहद देंगी। मतलब अगर इनके साथ अच्छे से रहा जाए, अच्छा व्यवहार किया जाए, मतलब इनको बहला फुसला कर अगर रखा जाएगा राज्य में, तो ये शहद देंगी। अगर इन्हें छेड़ दिया तो ये काट काट कर मार डालेंगे। इन्होंने अंग्रेज़ों के बारे में ही कहा है कि, मतलब अंग्रेज़ों के बारे में कहा है कि इनको अगर छेड़ा ना जाए
तो ये शहद देंगे। अगर इनको छेड़ दिया तो ये काट काट कर मार डालेंगे, मतलब राज्य को तहस नहस कर देंगे, बंगाल की स्थिति को बिल्कुल ख़राब कर देंगे, राज्य में फूट डाल देंगे। इसने अलीवर्दी खान ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खी से की है। ये पूछा भी जाता है एग्जाम्स में कि बंगाल का ऐसा कौन सा शासक था जिसने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खी से की है, तो वो कौन है? अलीवर्दी खान। अब अलीवर्दी खान के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला के साथ ही प्लासी का युद्ध होता है अंग्रेज़ों का। तो यही हमारी कहानी जो है ख़त्म हो गई। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 10 अप्रैल 1756 को सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। सिराजुद्दौला का वास्तविक नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद, लेकिन कई कारण एवं नई परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप राजगद्दी पर बैठते ही उसकी अंग्रेज़ों से अनबन हो गई। मतलब कि ये योग्य शासक था जब अंग्रेज़ बंगाल के राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे थे यहाँ पर, मतलब कि प्रशासन में भी हस्तक्षेप कर रहे थे। तो इसकी जो है अंग्रेज़ों से लड़ाई हो जाती है। गद्दी पर बैठने के बाद अंग्रेज़ जो इसका साथ नहीं देते, अंग्रेज़ इसके विद्रोहियों का साथ देते हैं। और आने वाले समय में यह अनबन इतनी बढ़ गई कि अंग्रेज़ों एवं बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला था, इनके बीच 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी की लड़ाई लड़ी गई। किन किन के बीच? अंग्रेज़ों के बीच और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। तो ये था आपका प्लासी की लड़ाई से पहले बंगाल की स्थिति। मैंने आपको शासक पढ़ा दिए कि बंगाल में जो है किन किन ने शासन किया। हमने कहाँ से शुरू किया था? हमने किया था मुर्शिद कुली खान से। उसके बाद शुजाउद्दीन शासक बना यहाँ का। शुजाउद्दीन के बाद जो है कौन बना? सरफराज खान, जो कि 1 ही साल तक रहा, वह अयोग्य था। उसके बाद अलीवर्दी खान बना, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट शासक था, जिसने काफ़ी सुधार भी किए बंगाल में। और अलीवर्दी खान का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए जो इसने अपने दोहते सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठा तो उसके गद्दी पर बैठते उसके सामने अनेक समस्याएं थी। सबसे बड़ी समस्या तो थी कि उसके फैमिली वाले उसके विरुद्ध थे। उसकी जो मौसियाँ थी, उसके मौसियों के जो बेटे थे, वो उसका विरोध कर रहे थे, दरबार में षड्यंत्र हो रहे थे। और दूसरी अंग्रेज़ जो उसके लिए भी समस्या खड़ी कर रहे थे, क्योंकि इसने अंग्रेज़ों को छूट नहीं दी। तो अंग्रेज़ों ने जो इसके विद्रोहियों का साथ दिया और जो है ऐसे करके युद्ध की परिस्थितियां बन गई और प्लासी का युद्ध हो गया। तो अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो है हम पढ़ेंगे कि प्लासी के युद्ध के कारण कौन कौन से थे, कि किन किन कारणों से जो इस युद्ध की स्थिति आ गई, कि ऐसी कौन कौन से बातें हुई जिनके कारण जो है ये प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। उन कारणों को जब एक्सप्लेन से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, तो आपको सारा का सारा माजरा समझ आ जाएगा कि बंगाल की स्थिति कैसी थी और किन कारणों से जो है ये युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्लीज़ आप लाइक कम करते हैं, क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपको क्लास कैसी लगती है। ओके, थैंक यू एवरीवन।